क्या पढ़ना है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए फार्मूला, वो भी किस पर? अवतल पृष्ठ के लिए। ठीक है, उत्तल पृष्ठ के लिए, सॉरी। अब देखो उत्तल पृष्ठ के लिए पिछली बार में हमने आपको बताया था अवतल पृष्ठ के बारे में। एक हो गया, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, जो चीज समझ में ना आए पूछ लेना। मुख्य अक्ष के बाद में ये हो गया एक उत्तल पृष्ठ। ठीक है, ये हो गया आपका एस पी एच डैश, और इस तरफ का माध्यम हो गया आपका सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक हो जाएगा N2। इस तरफ का माध्यम हो गया आपका विरल माध्यम, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक हो जाएगा N1। ठीक, अब यहां पर कोई वस्तु रखी हमने O बिंदु पर, यहां से चलेगी प्रकाश की किरण जो कि SP H' पर टकराएगी। मान लीजिए कि ये A बिंदु पर आपतित हुई। जब A बिंदु पर आपतित हुई, चूंकि ये है उत्तल पृष्ठ, तो उत्तल पृष्ठ यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा कहीं ना कहीं, और जहां कहीं भी वक्रता केंद्र होगा वहां से एक लंब डाला जाएगा। ये हो गया C, ये हो गया N, एक लंब हो गया आपके पास में। अब जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर कुछ क्या होगी? झुक जाएगी। जब अभिलंब की ओर कुछ झुक गई तो अब ये अपवर्तित किरण के रूप में प्राप्त हुई, ए बी प्रकाश की किरण, और अब ये ए बी अपवर्तित किरण है और एक ओपी अपवर्तित किरण है। जब हम इसको यानी ओपी रेखा को पीछे की तरफ और ए बी रेखा को पीछे की तरफ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर ये जाकर के मिलेंगी। मान लीजिए कि ये इस बिंदु पर आकर के मिल गई, तो यहाँ पर बन गया इसका आभासी प्रतिबिंब आई। अब हमने ये मान लिया कि जो वस्तु है वो मुख्य अक्ष के सापेक्ष अल्फा कोण पर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के सापेक्ष बीटा कोण पर है, वक्रता केंद्र के लिए ये गामा कोण पर है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि ये था आपका आपतित किरण, कौन सी? OA, और NA था आपका अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण I। इसके बाद ये थी आपकी अपवर्तित किरण जो कि पीछे की ओर मुड़ी थी, और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण R के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर हमने एक लंब डाल दिया जिसे हमने कह दिया M, और इसकी ऊंचाई हमने मान ली H, और जितनी भी दूरियां मापन करते हैं उनको हम ध्रुव से मापन करते हैं P बिंदु से। तो वक्रता त्रिज्या आपकी R जो कि प्लस की रहेगी, और इसके साथ में ये आपकी वस्तु की दूरी है जो कि माइनस की U रहेगी, और ये आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी है जो कि माइनस की V रहेगी। अब हमें दो त्रिभुज नजर आएंगे। एक त्रिभुज आपका आ रहा है OAC, त्रिभुज OAC में इसका बहिष्कोण कितना है? देखो ये है त्रिभुज OAC, ठीक, और इसका बहिष्कोण ये पूरा है, यानी ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब I है इसका। तो बहिष्कोण हो गया आपका I बराबर अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा, यानी अल्फा धन गामा। तो I बराबर आया अल्फा धन गामा, I का मान निकल करके आ गया। इसी प्रकार एक त्रिभुज नजर आ रहा है IAC, तो ये हो गया IAC में, और IAC के लिए बहिष्कोण जो है वो है आपका R, और बराबर में अंदर जो कोण है वो है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। I और R का मान निकल करके आ गया। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि कोण बहुत छोटे हो, अगर बहुत छोटे होंगे, यानी कि रेडियन में अगर हम मापन करें तो ये केवल I अपॉन R बचेगा, और यहाँ N2 अपॉन N1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें तो I N1 इज इक्वल टू R N2। I की वैल्यू थी आपके पास में अल्फा प्लस गामा,
अल्फा प्लस गामा इंटू N1। आर की वैल्यू थी आपके पास में बीटा प्लस गामा इंटू N2। अंदर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह जाएगा अल्फा N1 प्लस गामा N1 बराबर बीटा N2 प्लस गामा N2। गामा दो जगह है तो एक पक्ष में कर लेते हैं तो यह आपका जाएगा अल्फा N1 माइनस बीटा N2 बराबर गामा N2 माइनस गामा N1। गामा कॉमन है तो अल्फा N1 माइनस बीटा N2 बराबर गामा कॉमन तो N2 माइनस N1। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें समकोण त्रिभुज तलाश करना है। एक आपको नजर आ रहा है AMC जो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AMC में। तो AMC के लिए जो न्यून कोण है वो है आपका गामा। तो अगर हम tan गामा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपके पास में AM और आधार है आपके पास में MC, यानी कि AM का मान आपके पास में कितना है H और MC का मान आपके पास में कितना है R, वो भी प्लस का। इसी प्रकार एक त्रिभुज नजर आ रहा है आप लोगों को OAM, ये भी समकोण त्रिभुज है OAM। इसमें अगर हम tan अल्फा का मान निकालते हैं तो भी लंब बटे आधार OAM, लंब H आधार OM का मतलब माइनस U हो जाएगा H बटे माइनस U। फिर इसी प्रकार से हम tan बीटा अगर निकालें तो tan बीटा का मतलब क्या है IAM में, तो H बटे I से लेके M तक की वैल्यू और I से लेके M तक की वैल्यू क्या है आपके पास है माइनस का B, तो H बटे माइनस B। अगर ये मान लिया कि कोण बहुत छोटे थे तो ये tan गामा केवल गामा का मान कहलाएगा, tan अल्फा केवल अल्फा का मान कहलाएगा, tan बीटा केवल बीटा का मान कहलाएगा। अल्फा बीटा गामा के मान तीनों को उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में अल्फा कोमा बीटा तथा गामा के मान रखने पर, अगर रख रहे हैं तो यह है अल्फा और अल्फा का मान आपके पास में था H बटे माइनस U इंटू N1, माइनस था बीटा तो बीटा माइनस था H बटे बीटा, बीटा का मान आपने निकाला था H बटे माइनस B, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस B और यहाँ पर N2 बराबर गामा, गामा का मान था आपके पास में H बटे R इंटू N2 माइनस N1। ठीक है, H दोनों जगह से कॉमन है, देखो इन दोनों पदों से H कॉमन है तो H कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा N1 माइनस U प्लस N2 बटे B बराबर में N2 माइनस N1 बटे R। यानी कहने का तात्पर्य क्या कि इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये निकल के आ जाता है उत्तर पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को N2 बटे N1 लिखते हैं और इसके बराबर अगर हम N मान लेते हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N हो अगर, तो इससे अगर हम N1 कॉमन ले ले तो यहाँ पे N1 था नहीं तो जाएगा N2 बटे N1 इंटू V जो था वो जो का तो रहेगा, N1 था तो 1 बटे U बचा, इधर से N1 कॉमन लिया तो N1 था नहीं इसके पास में तो N2 बटे N1 माइनस 1 बटे में क्या जाएगा R। N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, N2 बटे N1 बराबर माना था हमने N बटे V माइनस 1 बटे U और बराबर में कितना आ जाएगा N माइनस 1 बटे। तो इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन किया जा सकता है। देखो लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम है और कैसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है उसे हम लेंस कहते हैं। अब वो दोनों पृष्ठ या तो गोली भी हो सकते हैं या फिर एक पृष्ठ गोली हो और एक पृष्ठ समतलीय हो, एक पृष्ठ गोली हो और एक पृष्ठ समतलीय हो, इस तरीके से भी लेंस हो सकते हैं। ठीक है, लेंस होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के,
एक हो गया आपका उत्तल लेंस और एक हो गया आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कह देते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, इनकी शब्दावली को आपको पता होगा कि अभिसारी या अभिसरित होना या एकत्र होना, अभिसारी का अर्थ, और अपसारी आपका मतलब होता है फैलना, अपसरित होना, फैलना, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस हो गया। इसका शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, तो इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। और जो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा तो उसे हम अवतल लेंस के नाम से जान लेंगे। अब इसमें प्रक्रिया ये होती है कि एक अभिसारी प्रक्रिया और एक अपसारी प्रक्रिया, जैसा कि अभी बताया, एक अभिसारी प्रक्रिया और एक अपसारी प्रक्रिया। ज्यादातर आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि जो उत्तल लेंस होगा उसमें अभिसारी प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। मतलब जब हम आगे चल के मुख अक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा, या तो मुख अक्ष पर स्थित होगा कोई वस्तु और उससे इकट्ठा प्रकाशीय किरणें चलेंगी और विभिन्न दिशाओं में जाकर के फैल जाएंगी, अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगी, या फिर जो मुख अक्ष के समांतर चल रही होंगी वो अपवर्तन के बाद जाकर के किसी एक बिंदु पर एकत्र हो जाएंगी। लेकिन अवतल लेंस में या तो आती हुई प्रतीत होंगी और या फिर फैलती हुई प्रतीत होंगी। तो एक कहने का तात्पर्य ये भी समझ में आ गया कि जब हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में हमेशा और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो किसी बिंदु से या तो फैलती हुई प्रकाश की किरण प्राप्त होगी या फिर किसी बिंदु पर आती हुई प्रकाश की किरण प्राप्त होगी। अब लेंस संबंधित एक दो डेफिनेशन होती है। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन होती है आपकी, एक के प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है। देखो बात को समझो, अगर मान लो हम कोई एक लेंस ले लेते हैं या हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, हमें समझना है कि प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब ये हुआ, अभी हमने ये समझा है कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक प्रकाशीय किरण आपतित होती, ठीक है, ये ए भी एक प्रकाशीय किरण आपतित होती, तो पहले तो जब ये सघन माध्यम में जाती तो कुछ अभिलंब की ओर झुक जाती, अभिलंब की ओर झुक जाती। झुक इसलिए जाती क्योंकि ये पृष्ठ का सिरा है, यानी ये वह बिंदु है जहां पर हम अभिलंब खींच सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से, अभी ये झुकी थी, फिर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यहाँ पर ये इसका अभिलंब था, अभी अभिलंब से ये दूर हट गई, और पहले जब विरल से सघन में जा रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई थी। ये जो ए बी प्रकाशीय किरण थी ये आपतित थी, और ये वाली जो प्रकाशीय किरण प्राप्त हुई थी बी सी, ये आपकी अपवर्तित थी, और जो सी डी प्राप्त हुई ये आपकी निर्गमन किरण। ये इसका मुख अक्ष होगा लेंस के लिए। ये एक बिंदु प्राप्त हो गया, ये पहले पृष्ठ का ध्रुव था, मान लीजिए कि P1, ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव था, मान लीजिए कि P2, और ये इसका मिडिल पॉइंट है, यानी मान लीजिए कि O, और यही मिडिल पॉइंट कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। अगर हम इसको परिभाषा के तहत समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, जितनी यहाँ पे झुकी थी उतनी वहां से दूर हट गई, तो ये दोनों किरणें आपस में कैसी होंगी, परस्पर समांतर होंगी। तो जब आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण अर्थात कि बीसी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, इस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली थी आप लोगों ने लेंस। देखो अब हमें पढ़ना है लेंस के फोकस के बारे में, ठीक है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे लिखना है कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फोकस कितने होते हैं। तो ये जान लो कि एक लेंस में दो फोकस होते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि मान लो एक ये लेंस है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी होगी, यहाँ पे कोई फोकस हो सकता है और इस पक्ष में भी कोई फोकस हो सकता है। दो फोकस होंगे
एक कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। अब उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा और अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा। तो देखो ये हो गया आपका एक उत्तल लेंस, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष एक बिंदु हमने स्थित कर लिया, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इससे चली प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में जा सकती हैं। हमने 2 3 बनाई, यहाँ पर 1 2 3, एक बिल्कुल लंबा जारी, 2 अलग बनाई। आप 5 ही बना सकते हो, 7 ही बना सकते, 8 भी बना सकते, कितने ही बना सकते। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पर आपतित हुई, अब लेंस से अपवर्तन हुआ। इसमें प्रक्रिया समझो क्या हो रही, पहले विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, फिर सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। हर एक बिंदु पर इसके आपका क्या होगा, लंब होगा, और फिर ये क्या होगी, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन इतनी गहराई में अभी यहाँ पे नहीं जाना है, अभी सिर्फ ये समझना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो इस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। मान लीजिए कि इसे हम F' से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये प्रथम मुख्य फोकस है। और प्रकाशिक केंद्र O से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच की मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अभी ये प्रथम मुख्य फोकस था तो इसलिए हमने कह दिया। 2 चीजें हमें पता चल गई कि प्रथम मुख्य फोकस क्या निकला, मतलब कि फोकस क्या निकला। अब वो प्रथम हो, द्वितीय हो, उत्तल के लिए हो, अवतल के लिए हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन फोकस किसे कहा हमने, फोकस उसे कहा जिस बिंदु पर वस्तु रखी हुई है या जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हुई प्रतीत होंगी, वो की आगे पढ़ेंगे। तो ये प्रथम मुख्य फोकस और ये मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब बचा फोकस तल। तो फोकस तल किसी भी लेंस के लिए किसी भी फोकस की बात कर रहा हो, लेकिन जो फोकस तल होगा वो क्या होगा, यह आपका मुख्य फोकस था। फोकस तल मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले, जो कि कैसा हो, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत हो। यानी कि मुख्य अक्ष पर लंबवत भी है और मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा है। इस तल को हम फोकस तल कहते हैं। किसी भी लेंस के लिए और किसी भी फोकस के लिए, चाहे प्रथम मुख्य फोकस की बात करें और चाहे द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें, तीनों चीजें एक साथ निकल सकती हैं। अब अगर हम बात करें आपको कि ये आपका है एक अवतल लेंस और ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। जस्ट अपोजिट दोनों में प्रक्रिया चलना है। प्रथम मुख्य फोकस इसका लेफ्ट साइड में था तो निश्चित ही इसका राइट साइड में होगा। जब राइट साइड में होगा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मुख्य फोकस है। लेकिन अब करना क्या है, इसमें आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ना तो वास्तव में आती हैं और ना वास्तव में जाती हैं, केवल प्रतीत होती हैं। इसीलिए अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि या तो वास्तव में एकत्र होती हैं या वास्तव में किसी बिंदु से चलती हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष पर स्थित ही बिंदु था और यहाँ पर भी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, मान लो कि ये प्रकाश की किरण आ रही है इस बिंदु पर, ठीक है, ये बिंदु, ये प्रकाश की किरण आ रही है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। इस बिंदु को हम प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे, लेकिन ये अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है और ये उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस था, और इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कह देंगे। और अगर यहीं से हम एक लंब डाल दें तो ये आपका फोकस तल हो जाएगा। बात क्लियर। ये प्रथम मुख्य फोकस
उत्तल लेंस के लिए, प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए, द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस, इनकी बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। ये आपका फोकस तल हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस समझे। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, अब इसमें क्या था, इसमें द्वितीय मुख्य फोकस इस साइड में जाएगा, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु था जिसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी प्रकाश की किरणें। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरणें, ठीक है। लेंस से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, मान लीजिए कि इस बिंदु से फैल रही है तो इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो जाएंगी, ये फैलती हुई प्रतीत हो गई, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी कहलाएगी वो फोकस दूरी कहलाएगी, और ये जो तल होगा वो फोकस तल कहलाएगा। तो इस तरीके से उत्तल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस, अवतल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस।